हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश साड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं संविधान की नेक्स्ट वीडियो। और वो जो हमारा टॉपिक है नागरिकता। हम भारत का नामकरण और भारत के जो राज्य थे उनके संदर्भ में हम आपसे बात कर चुके थे। आज जो हमारी बात होगी वो होगी नागरिकता के संबंध में। नागरिकता के संबंध में अगर हम बात करें तो नागरिकता का उल्लेख आपके संविधान के भाग द्वितीय अर्थात सेकंड भाग में इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग सेकंड का जो अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता का उल्लेख है। हमारे यहाँ पर जो नागरिकता का प्रावधान है वो नागरिकता का प्रावधान कर रखा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। तो नॉर्मली 3 चीज़ होती है कि नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग सेकंड के अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है तथा हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें समझनी है। पहली तो नागरिकता क्या होती है, दूसरी चीज़ ये एकल नागरिकता क्या होती है। नागरिक किसे कहेंगे? किसी भी देश में 2 प्रकार के व्यक्ति निवास करते हैं। एक व्यक्ति जो होते हैं जिन्हें नागरिक कहा जाता है और एक व्यक्ति जो सामान्य रूप से निवास करते हैं, कहीं बाहर के निवासी होते हैं और कुछ समय या अनिश्चित काल के लिए भारत में निवास करते हैं। यहाँ पर नागरिकता का संबंध इससे माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति किसी देश में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति जो उस सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं तथा उन्हें मूल अधिकार प्राप्त होते हैं जो सरकार के विरुद्ध होते हैं। और इन्हीं लोगों को देखते हुए आपकी जो सरकारें हैं आपके लिए योजनाओं या नीतियों का निर्माण करती हैं। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह बनती है कि किसी देश में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो वहाँ की सरकार का निर्वाचन करता हो उसे हम क्या कहेंगे? नागरिक कहेंगे। अब अगली चीज़ आपके बात आती एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से मतलब यहाँ पर एकल नागरिकता 2 रूपों में है। एकल नागरिकता का मतलब कि आप भारतीय हो। भारतीय मतलब आप भारत की ही नागरिकता ले सकते हो, आप किसी दूसरी देश की नागरिकता नहीं ले सकते। जिस दिन आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण की उस दिन आपकी भारतीय नागरिकता आर्टिकल 9 के अनुसार समाप्त हो जाएगी। तो ये जो प्रावधान है ये आपके एकल नागरिकता का पहला रूप माना जा सकता है, यानी कि आप भारत देश की नागरिकता ले सकते हो। दूसरा, आपकी नागरिकता केवल मात्र केंद्र अर्थात भारत को लेकर है, भारतीयता है। आपके राज्य की नागरिकता का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि चाहे आप राजस्थान में निवास कर रहे हो, चाहे आप पश्चिम बंगाल में निवास कर रहे हो या फिर आप केरला में निवास कर रहे हो, आपकी नागरिकता केवल मात्र एक रहेगी, वो होगी भारतीयता। पहले जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को के संबंध में एक अलग बात कही गई थी। वहाँ का जो नागरिक होता था वो भारतीय नागरिक भी होता था और वह जम्मू एंड कश्मीर का भी नागरिक होता था। अर्थात जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक को दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया था, जबकि भारत के शेष क्षेत्र में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान विश्व में वर्तमान में यूएसए में लागू है, जहाँ पर यूएसए की नागरिकता के साथ ये कहा जाता है कि वहाँ के राज्यों की नागरिकता भी ली जाती है। तो इस तरीके से दोहरी नागरिकता का उदाहरण आपके यूएसए हो सकता है और एकल नागरिकता का एक अच्छा उदाहरण भारत हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर में इस दोहरी नागरिकता को अब पूर्णतः अगस्त 2019 में समाप्त कर दिया गया, जब वहाँ से धारा 370 तथा आर्टिकल 35 से हटाया गया। आर्टिकल 35 है और धारा 370 क्या है, जब हम यहाँ से इनसे संबंधित टॉपिक आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एकल नागरिकता का यहाँ पर प्रावधान है। भारत ने हाल ही में
एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश, एल एम सिंघवी एक पंचायती राज से संबंधित भी मानी जाती है, वो नहीं, आपके 2002 में अटल सरकार के द्वारा एक नागरिकता के संबंध में एक समिति का गठन किया गया था जिसे एल एम सिंघवी समिति कहा गया। और इस एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर ये कहा गया कि भारत के विदेशों में रह रहे जो भारतीय मूल निवासी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर उन देशों के लोगों को भी हम यहाँ की नागरिकता दें, चाहे वो उनके पास वहाँ की नागरिकता चल रही हो, ताकि भारतीय कम्युनिटी का जो सांस्कृतिक जुड़ाव है उन लोगों के साथ बनता रहे, वो भारत से एकदम कट ना जाए। इस वजह से आपके इस एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर 2015 में OCI कार्ड शुरू किया गया, जिस पर अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपके नागरिकता से संबंधित बात हो गई। हमने 3 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। नागरिकता के 3 चीज़ें यहाँ पर कि कौन से भाग में इसका उल्लेख है और कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है और किस प्रकार की हमारे यहाँ पर नागरिकता है, कहाँ से ग्रहण की गई है। अब आगे अगर हम बात करें तो आपके आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि किसे भारत का नागरिक माना जाए। तो इस आर्टिकल 5 के अनुसार भारत का नागरिक जो होगा उसको 3 विशेषताएं होगी। पहला तो भारत में जन्म लिया हो, भारत में जन्म लेने के बाद वो व्यक्ति ये कहा जाता है कि भारत का नागरिक हो जाता है। दूसरी चीज, उसके माता पिता भारतीय हो। और तीसरी चीज, उसके माता या पिता में से एक भारतीय व दूसरा यूरोपियन हो, और उन्हें आप कहते हो आंग्ल भारतीय। उनकी संतानों को आप क्या कहोगे? आंग्ल भारतीय। तो ये 3 चीज़ें जो पूरी करता हो उसे भारत का नागरिक माना जाता है आर्टिकल 5 के अनुसार। यहाँ पर भारत में जन्म के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के जन्म के संदर्भ में एक चीज़ आती है कि मैंने आपसे बोला कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो और उस व्यक्ति के माता पिता विदेशी हैं, तो उन्हें उस बच्चे के जन्म के बाद तुरंत एक बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एक शपथ पत्र उस देश के जो दूतावास है वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। और यह अगर प्रक्रिया उस बच्चे के बालिग होने तक नहीं हुई तो 18 साल होने के बाद वो बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी कि तब तक तो वो भारत के अंडर कस्टडी में या भारतीय नागरिकता के अंतर्गत माना जाता है और उन्हें जन्म के कुछ माह पश्चात ही अपना एक शपथ पत्र उसके दूतावास में स्थापित करवाना पड़ेगा। और उसके बाद ये कहा जाता है कि उसकी नागरिकता स्वतः ही उस जहाँ का उसके माता पिता नागरिक है वहाँ की स्थापित हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा क्योंकि उसका जन्म भारत में हुआ। दूसरा, माता पिता भारतीय होने के बाद संतान अपने आप ही भारतीय नागरिक हो जाती है, लेकिन उसका जन्म भी भारत में होना चाहिए। तीसरी, उसके माता या पिता में से कोई एक तो भारतीय हो और एक यूरोपियन हो, उनकी जो संतानें हैं उन्हें आर्टिकल 5 के अनुसार हम क्या कहेंगे? भारत के नागरिक के रूप में स्थापित करेंगे। तो ये बात आपके आर्टिकल 5 में कही गई है। आगे हम चले तो अनुच्छेद 6 जो 6 है, ये अनुच्छेद 6 और 7 दो पाकिस्तान के संदर्भ में माना जाता है। पाकिस्तान के संदर्भ में किस तरीके से माना जाता है उसे अगर आप देखो तो ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ, भारत में हुआ हो, यानी कि स्वतंत्रता से भारत विभाजन के पहले उसका जन्म भारत में हुआ हो और वह व्यक्ति 19 जुलाई
1948 के पहले 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो। कहाँ पे आ गया? भारत, यानी कि उसका जन्म आधुनिक पाकिस्तान में हुआ, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत आ गया हो तो वो क्या रहेगा? भारत का नागरिक रहेगा। उसे कोई विशेष प्रोसीजर से नहीं गुजरना। लेकिन वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आया हो, यानी कि उसके बाद कहाँ पे आ रहा हो? भारत आ रहा हो, तो उसे भारतीय नागरिकता लेने के लिए 6 माह रुककर यहाँ पर एक पंजीकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद उसे क्या मिलेगी? भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो अनुच्छेद 6 ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले अगर भारत आ गया हो तो वह भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हो तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए 6 माह रुकना पड़ेगा और उस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसकी जांच होगी और उसे भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो ये आपके आर्टिकल 6 में कही गई बात है। और आर्टिकल 7 जो कहता है वो कहता है, ये भी पाकिस्तान के संदर्भ में है और ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो लेकिन भारत के विभाजन के बाद 1 मार्च 1947 के बाद ये कहाँ चला गया हो? पाकिस्तान में चला गया हो, लेकिन पाकिस्तान में जाने के बाद इसका वहाँ पर मन न लगा हो, तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि संविधान के लागू होने के बाद, यानी कि 1950 के बाद वह वापस भारत का नागरिक बनना चाहता हो तो उसे भारत की नागरिकता लेने के लिए 6 माह जैसा प्रोसीजर ऊपर हुआ है और पंजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत की नागरिकता ग्रहण करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका जो आर्टिकल 6 और 7 है, ये दोनों के दोनों आपके पाकिस्तान के संदर्भ में बात करते हैं। अगला हम आर्टिकल 8 पे आते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8 ये कहता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और वह व्यक्ति या उसके माता पिता उसके बाद किसी विदेशी देश के निवासी हो गए या विदेशी देश में रहने लग गए हो या फिर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली हो, अब उनका पोता या पुत्र वापस पुनः भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस व्यक्ति को कूटनीतिक पूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर आपके अनुच्छेद जो 8 है वो अनुच्छेद 8 कहता है कि अविभाजित भारत में जन्मे माता पिता या दादा दादी जो बाद में विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते। विदेश से मतलब आपके इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ा जाएगा। तो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें पुनः नागरिकता कूटनीतिक पूर्ण तरीके से दी जाएगी, यानी कि जो नेचुरल तरीका है उस तरीके से उन्हें वापस नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन हाँ, वो भारतीय मूल के हैं, इस वजह से उन्हें विशेष सुविधाएं प्राप्त होती है तो उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं आती। लेकिन ये जो आर्टिकल 8 है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देश के संदर्भ में नागरिकता देने की बात करता हूँ। लेकिन किन के लिए? वही भारतीय मूल के लोग जो बाद में भारत से बाहर विदेशों में चले गए हैं और अब उनके जो वंशज है वापस आना चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता देने की प्रक्रिया का उल्लेख आपके आर्टिकल 8 में किया गया है। तो इस तरीके से आपका आर्टिकल 8 कहता है। आर्टिकल 9 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 9 कहता है कि जब आप किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं,
जब आप विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण करते हो तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि यह आर्टिकल 9 आपकी एकल नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहा है। आर्टिकल 9 आपकी एकल नागरिकता के संदर्भ में बात कर रहा है। जैसे ही आपने किसी विदेशी देश की नागरिकता ली, आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त। अगर आप विदेशी है और आपने भारतीय नागरिकता ली तो आपकी विदेशी नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, यानी तो आपको त्यागनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके आर्टिकल 8 और 9 योग्यता के संबंध में, नागरिकता के संबंध में बात करता है। अगला आपके जो 10 और 11 है, ये नागरिकता के संदर्भ में नियमन का निर्धारण करता है, यानी कि इसका संबंध संसद से माना जाता है। जो आपका आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 कहता है कि देश में रहने वाले लोगों को देश का नागरिक घोषित करने का अधिकार किसका होता है? संसद। अगर आपकी संसद या पार्लियामेंट ये एक अधिसूचना या फिर कहें एक प्रस्ताव पारित करके ये घोषणा कर दे कि इस वर्तमान समय इस डेट तक इस क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत के नागरिक हैं, तो उसी के साथ ये कहा जाता है कि वो लागू मान लिया जाता है। यानी कि संसद की घोषणा से भारत में निवास करने वाले सभी को नागरिक माना जा सकता है। अभी आपको पता हो CAA बड़ा विवादित मसला रहा था। इसमें ये कहा जाता है कि ये इसी से संबंधित माना जाता है। संसद ने उसकी घोषणा की थी। संसद ने इस प्रस्ताव को पारित करके घोषणा की कि 2014 तक 31 मार्च 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यकों को जो भारत में आ चुके हैं, रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिक घोषित किया जाता है। वो बात सीधी सी कहाँ पे बात हो रही है? आर्टिकल 10 अनुच्छेद 10 की बात हो रही है। यानी कि संसद ये घोषणा कर सकती है कि इस समय वर्तमान स्थिति में जो भारत में, अगर आपकी ये भी घोषणा की जा सकती थी कि इस भारत भूभाग में अभी तक निवास करने वाले सभी जो व्यक्ति हैं वह भारत के नागरिक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहिंग्याज जो हैं, जो म्यांमार से भगाए गए हैं, वो भी क्या हो जाते? भारत के नागरिक हो जाते। लेकिन इस CAA में केवल मात्र जो बात कही गई है कि वर्तमान स्थिति में 31 मार्च 2014 तक जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होकर वहाँ से यहाँ भारत आए हैं और उन्होंने भारतीय नागरिकता का अप्लाई किया है या फिर वह एक लंबे समय से निवास कर रहे हैं, तो भारत के नागरिक माने जाए। तो उस प्रकार उन्हें भारतीय नागरिकता स्वतः क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपका आर्टिकल 10 कहता है। और इस नागरिकता का जो अंतिम आर्टिकल है वह है आपके आर्टिकल 11। और ये आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद नागरिकता से संबंधित अधिनियम का निर्धारण कर सकता है। यानी कि आपकी नागरिकता में किस प्रकार का क्लैरिफिकेशन हो, क्या क्या उसकी योग्यता हो, इसमें कमी वृद्धि या इसमें परिवर्तन करने का अधिकार आपकी संसद को होता है। तो इस प्रकार नागरिकता प्रदान करने या नागरिकता देने का जो अधिकार होता है वो आपकी किसका माना जाता है? संसद का माना जाता है। तो ये आपके 11 आर्टिकल हो गए जो आपकी नागरिकता से संबंध रखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो नागरिकता है वह नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है और कैसे छीनी जाती है। नागरिकता कैसे प्रदान की जाए और किस प्रकार इसे छीनी जाए, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसे दो तरीके से देखें। एक तो नागरिकता ग्रहण करना,
प्रदान करना और नागरिकता त्यागना। दो चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है और किस तरीके से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो पहली तो बात की जाती है कि आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है। तो पहला तो आप जैसे जन्म लोगे, आपको जन्म के आधार पर आपकी नागरिकता मिल जाएगी, जो आपका आर्टिकल 5 कहता है। आपने भारत में जन्म लिया, आप भारत के नागरिक हो गए। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मानी जाती है वो मानी जाती है वंशक्रम। आपको वंशक्रम के आधार पर भी भारत की नागरिकता दी जाती है। आपके माता पिता भारतीय है तो आप भारतीय हो गए। आपके दादा दादी या माता पिता अविभाजित भारत में जन्मे हो और अब वो पाकिस्तान या कहीं और जगह जा चुके हैं तो उन्हें भी आप नागरिकता प्रदान कर सकते हो। ये बात आपके आर्टिकल 6, 7, 8 में कही गई है। तो वंशक्रम के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। प्राकृतिकता या प्राकृतिक रूप से, नेचुरल तरीके से आप किसी विदेशी देश में रह रहे हो लेकिन आपको भारत बड़ा अच्छा लगा और आप भारत में रहना चाहते हो तो आप नेचुरल अप्लाई कीजिए और एक विशेष प्रक्रिया के बाद आपकी पूरी जानकारी लेने के बाद आपको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। लेकिन आपको कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकना होगा, भारत में रहना होगा। तो उस आधार पर आपको क्या दी जा सकती है, प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। ये प्राकृतिक रूप माना जाता है। एक आता है क्षेत्र समाविष्ट। क्षेत्र समाविष्ट, आपने किसी क्षेत्र को भारतीय भूभाग में सम्मिलित कर दिया तो उस क्षेत्र में रहने वाले या जो निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं वह सबके सब क्या माने जाएंगे, भारतीय नागरिक माने जाएंगे। तो ये 4 प्रकार होते हैं जिस आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। एक जो अप्लाई होता है पंजीकरण प्रक्रिया, जो में आपके आर्टिकल 6-7 में है, तो पंजीकरण के द्वारा भी आपको नागरिकता प्रदान, रजिस्ट्रेशन के द्वारा आपको नागरिकता मिल सकती है। क्षेत्र समाविष्ट का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है कि जैसे हमने सिक्किम को अपने एक भूभाग में सम्मिलित किया, सिक्किम के रहने वाले सभी भारतीय हो गए। गोवा को जब हमने भारतीय भूभाग में सम्मिलित किया तो गोवा में रहने वाले सभी लोग भारतीय हो गए। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि ये आपको नागरिकता प्रदान करने का क्रम माना जाता है। त्यागना, त्यागना ये कहा जाता है कि स्वेच्छा से, एक तो त्यागी जाती है स्वेच्छा से। आप विदेशी देश की नागरिकता ले रहे हो, आपको भारतीय नागरिकता अपने आप, आपको पहले भारतीय नागरिकता त्यागनी पड़ेगी तभी वहाँ की नागरिकता मिल रही। तो इस स्थिति में आपको ये कहा जाता है कि भारतीय नागरिकता आप स्वेच्छा से आर्टिकल 9 के अनुसार आपकी मान ली जाती है कि आपसे त्याग है। दूसरा, अगर हम बात करें बर्खास्त की, बर्खास्तगी के आधार पर अगर आपने किसी गलत तरीके से नागरिकता ग्रहण की है और बाद में जांच में आप कोई दोषी पाए गए तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आपने देश विरोधी काम किया है तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता ये कहा जाता है कि समाप्त की जा सकती है। लेकिन हाँ, यह बर्खास्त की युद्ध काल के दौरान नागरिकता नहीं की जाती है। युद्ध काल के दौरान ये कहा जाता है कि आपको नागरिकता से बर्खास्त नहीं किया जाता। तो यह बर्खास्त की और एक न्यायालय द्वारा मानी जाती है, जो न्यायालय आपकी नागरिकता को आपसे छीन सकता है। तो इस तरीके से ये आपकी नागरिकता प्रदान करने और छीनने या लेने के संबंध में बात की गई है। अब हम इस नागरिकता पर बात करें तो नागरिकता पर कितने अधिनियम आ गए। आज तक नागरिकता का एक ही अधिनियम है और उसी नागरिकता में लगातार संशोधन होते रहे। भारत में केवल एकमात्र नागरिक जो ये कहा जाता है कि अधिनियम बनाया गया है और वह है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। यह 19 बनाया गया संसद में पहला नागरिकता अधिनियम। लेकिन उसके बाद इस नागरिकता अधिनियम में लगातार परिवर्तन हुआ है। इसमें लगातार संशोधन होते हैं और इसे आप भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन 1986 कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है भारतीय नागरिक अधिनियम 1955, कोष्ठक में लिखा जाता है संशोधन। तो इसमें आपके इस अधिनियम में लगातार संशोधन होते हैं। संशोधन की अगर हम क्रम की देखें तो 1957 में हो चुका है ये संशोधन। 1957 के बाद आपके 1980
1985, 1992, 2003, 2005, 2015 और हाल ही में 2017 के संदर्भ में भी माना जाता है, 2019 के संदर्भ में भी माना जाता है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम में अब तक ये संशोधन हो चुके हैं और ये जो संशोधन है, ये संशोधन आपकी नागरिकता से संबंधित छोटे मोटे माने जाते हैं। यहाँ पर अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि कितने संशोधन हुए, कितने संशोधन हुए हैं। आपके जो या तो करंट से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, नागरिकता का साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है। नागरिकता में और कौन कौन से संशोधन में क्या बात हुई, थोड़ी सी अगर वो आगे आपकी आरएस जैसी क्लासेस होती है, उस आरएस जैसी क्लासेस में ये संशोधन की डिटेल पूछी जाती है, उनकी नागरिकता से संबंधित बातें पूछी जा सकती है। और इस बार आरएस के जो एग्ज़ाम होंगे, उन एग्ज़ाम में इन तरीके की क्वेश्चन आने के लगभग 95% चांसेज रहेंगे, क्योंकि ये करंट से बड़ा मुद्दा रखता है और आपको इसके बारे में नॉलेज होना जरूरी हो जाती है। लेकिन जो साधारणतः एग्जाम होंगे उनसे क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लेकिन इन संशोधनों में क्या बात हुई, उनकी डिटेल को लेकर ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किए जाते। फिर भी हम यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इस नागरिकता के संबंध में हमने बहुत कुछ 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, इस नागरिकता के संबंध में बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। आमूलचूल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जाता है कि इस समय की मांग के अनुसार ये बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उस तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके सबसे पहले नागरिकता में एक होते हैं आपके एनआरआई, जिन्हें ये कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भारतीय मूल के तो होते हैं, लेकिन विदेशी देशों में निवास करते हैं और उन्हें भारतीय पासपोर्ट प्राप्त होता है। लेकिन एक और होते हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि आप POI कहते हो, उन्हें भारतीय मूल नागरिक कहा जाता है, एक POI कार्ड होता है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जब विदेशी देश की नागरिकता होती है तो इनकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है इन POI वालों। NRI तो यहाँ पर हो सकता है, शादी संबंध कर सकता है, लेकिन ये कहा जाता है कि POI भारतीय मूल के नागरिक होते हैं। NRI जो प्रवासी, ये कहा जाता है कि प्रवासी नागरिक होते हैं, इन्हें भारतीय नागरिकता के संबंध में कोई मतलब नहीं होता। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो NRI है भारत की इकोनॉमी को बहुत कुछ योगदान देते हैं। अब इस स्थिति को देखा गया कि जब भारतीय लोग हैं वो जब विदेशों में जाकर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो उनका भारतीय संपर्क समाप्त हो जाता है, और जब उनका भारतीय संपर्क समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति में वह भारत से लगातार कट जाते हैं। अब ये तो होना चाहिए कि वह लोग विदेश में जाकर अपने कल्चर का भी वहाँ पर प्रसार करें, लेकिन जब वो हमसे यहाँ पे कट जाए तो उस स्थिति में उनका इस भारतीय कल्चर से कोई संपर्क नहीं होता और बाद में उसी की संस्कृति के साथ वो घुल मिल जाते हैं। तो इसे देखते हुए 2002 में ये कहा जाता है कि बीजेपी या NDA सरकार ने LN सिंघवी समिति का गठन किया 2000 में, और इससे ये कहा गया कि हम किस तरीके से इन प्रवासी मजदूरों को इस भारतीय संस्कृति के साथ जोड़े रखें। और इस समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में कहा कि हम जो ये NRI POI जैसे कार्ड धारक इन्हें प्रदान करते हैं और इन्हें जैसे ही हम नागरिकता से हम हटा देते हैं, ये केवल हमारे लिए नागरिक नहीं होते, वो हमारी सोचते नहीं। हमें इन लोगों को जोड़ने के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान करना पड़ेगा, यानी कि जो भारत एकल नागरिकता की बात कर रहा था, उस एकल नागरिकता को दोहरी नागरिकता में बदलने की सिफारिश LN सिंघवी समिति ने, और इसी की सिफारिश के आधार पर यह कहा जाता है कि 2015 में आपके भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और इसके माध्यम से एक नया कार्ड जारी किया गया, OCI कार्ड, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि उन प्रवासी या जो भारतीय मूल के नागरिक है पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर उन्हें भारतीय नागरिकता, एक विशेष नागरिकता, कलर्ड सिटीजनशिप प्रदान की जाएगी।
और इसके अंतर्गत उन्हें भारत की सरकार को चुनने का भी अधिकार मिले। और जब उन्हें भारत की सरकार को चुनने का अधिकार मिलेगा, उनका संपर्क भारत के साथ लगातार एक कल्चरल संपर्क रहेगा। और हो सकता है कि वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बिजनेस टाइकून हो, तो हो सकता है कि वह अपना यहाँ पर भारत में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। और भारत में जब इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो भारत इकोनॉमिकल रूप से आगे बढ़ेगा। तो हम कल्चरल से संबंध स्थापित करके उसे हम इकोनॉमिकल की तरफ से जा रहे थे, जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से एक नई नागरिकता OCI कार्ड देने की बात कही गई। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि भारत में विदेशों में रहने वाले लोग 3 प्रकार की श्रेणियाँ हो गई, NRI, नॉन रेजिडेंस इंडियंस, और एक होते हैं POI, परमानेंट ओवरसीज इंडियन, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग, और एक होते हैं OCI, यानी कि इन दोनों को मिलाकर इसमें सम्मिलित कर लिया। इन्हें पहले भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी, अब इन्हें भारतीय नागरिकता भी प्रदान करने की बात कही गई। तो इस तरीके से आपके ये नागरिकता से संबंधित टॉपिक था। हमने इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया, केवल मात्र आपको LM संघीय समिति जो एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसको थोड़ा देख लेना। आपका जो मेन, और अगर हम इसको डिटेल की बात करें तो ये केवल राजस्थान पुलिस के संदर्भ में हमने एक क्लास की थी, ज़्यादा हमने इसका नहीं किया था, मतलब डिटेल रूप नहीं दिया था। या पटवार और ग्राम सेवक तक की ये क्लास मानी जा सकती है। अगला ये आपके रिट वालों के लिए ये कहा जाता है कि उसके इस सिलेबस में इस नागरिकता को सम्मिलित नहीं किया गया है। आपकी प्रस्तावना के बाद मूल अधिकार इसमें सम्मिलित हैं, और वो मूल अधिकार का अगली जो क्लास होगी अपनी मूल अधिकार की क्लास होगी। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो, ठीक लगा हो, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।